अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर में यूं तो मुख्तलिफ किस्म के क्राइम जो हैं वो हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अगवा के जो तादाद है वो भी गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान काफ़ी ज़्यादा तजावज़ कर गई है और बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिसके अंदर ख़वातीन को, बच्चों को या बड़ों को भी अगवा किया जा रहा है। आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये भी इसी तरह का प्रोग्राम है जिसमें 4 बच्चियों के वालिद को फैक्ट्री एरिया के इलाके से अगवा किया गया और तकरीबन 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस जो है वो इनके वालिद को बाजियाब नहीं करा सकी। मुख्तलिफ लोगों के ऊपर शक किया जा रहा था, लेकिन अब इनको यकीन है बकौल इनके कि इनके वालिद को इनके वालिद के दोस्त ने ही अगवा किया है। क्यों अगवा किया है, ये माजरा क्या है, किसने मुकदमा दर्ज कराया, जो अगवा होने वाले हैं उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि मुकदमा किसने दर्ज करवाया? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सदाकत अली है जी। मैंने करवाया है, मैं सरमन क्वार्टर में रहता हूँ जी। आप क्या लगते हैं अगवा होने वाले के? सलामत अली मेरा बड़ा भाई है। अच्छा। और जो कि इधर 21 साल से इधर मुलाजमत कर रहा है जी। अच्छा। और इस घर के मालिक बाहर अमेरिका में रहते हैं। ठीक है। और थाने फैक्ट्री एरिया में मैं जब गया हूँ तो मैंने दरखास्त दी है कि मेरे भाई को इतने दिन हो गए, 13-14 तारीख को मेरा भाई गया है जी, तो अभी तक हमें तो मिला नहीं जी। और कोई फोन पे हमारे साथ भाईजान ने राब्ता नहीं किया। अच्छा। और उसकी बीवी फौत हुई है और उसकी 3 बच्चियां जवान हैं, एक बेटा है और एक जो सुतेली इनकी वालदा है उस 2 शादियां की हुई? हाँ जी। अच्छा। एक बेटी है जी। ठीक है। तो मैंने थाने फैक्ट्री एरिया कई दफ़ा गया हूँ, आप बाहर से गेट से पता कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि मैं यहाँ पे कितनी दफ़ा आ चुका हूँ। ठीक है। आप मुकदमा दर्ज करवाने के लिए वहाँ पे जाते रहे? जी। फिर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ है जी। कितने दिन के बाद? तीसरे-चौथे दिन बाद हो गया था, अगवा का पर्चा हो गया था जी। 300। तो पहले 10-12 दिन आपने क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाया? सर मुझे पता नहीं ना चला, 6-7 दिन नहीं पता चला। जैसे पता चला मैं बच्चों के पास आ गया हूँ। ठीक है। आप यहाँ पे नहीं रहते जी? आप इस घर में नहीं रहते? सर मैं इस घर में नहीं रहता। अच्छा। मैं आगे जो इधर एकेडमी है ना जी, मैं अंदर रहता हूँ सरमन क्वार्टर में। ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं। तो आपको क्या पता चला? मुझे अब तक जो मेरी कार्रवाई है, जो पुलिस ने डेटा निकाला है, उसमें से जो मेरा फुफीजात भाई है ना जिसका नाम तवक्कुल हुसैन है जी, उसकी आखिरी बात मेरे भाई से हुई है जो कि वो नहीं मान रहा। ठीक है। कि मैंने वो शुरू से ही नहीं मान रहा। पहले वो हमारे साथ ढूंढता रहा है जी, कभी हमें पीरों के पास ले जाता था, एक दफ़ा CCPO के पास भी मुझे लेके गया है, रिट दर्ज करवाई है जो कि उमर सिजाद हैं जी, उनके खिलाफ जो इस केस की कार्रवाई कर रहे थे, उनके खिलाफ रिट दर्ज करवाई है। अच्छा। कि पुलिस हमारी कार्रवाई सही नहीं कर रही, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा उस इदारे के पास जो कि हम सुकून से बैठ जाएंगे, वो कार्रवाई करेंगे और भाईजान जिधर भी हैं वो ढूंढ के ले आएंगे। वैसे ये बताइएगा, एक पेंट करने वाला, रंग करने वाला कितने पैसे कमा लेता है? सर वो हमारा ठेकेदार था, हम सारे भाई उसके साथ काम करते अच्छा। तो आपके भाई के पास काफी पैसे वगैरह, कोई दौलत जायदाद, घर वगैरह काफी बनाया हुआ था? सर 4-5 लाख रुपया तो उसके पास था, मैंने देखा है। अच्छा। जो कि उसने किसी बैंक में जमा करवाया हुआ था। अच्छा। वहाँ से ये जमा किया हुआ था वो पैसे? जी। अच्छा। इन बच्चों के लिए जमा किया हुआ था। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजर करके कह रहा हूँ, जो भी आप तक मैंने कार्रवाई की है, मैंने किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज नहीं। आप कह रहे हैं कि आपके भाई के पास 4-5 लाख रुपया था जो उसने बैंक में जमा कराया था और बच्चों के लिए वो जमा कर रहा था? बच्चों के लिए उसने बच्चियों की शादी कर। तो आपके भाई को कोई क्यों अगवा करेगा? सर कोई उसकी लड़ाई झगड़ा था, कोई लेन देन का तनाजा था? सर वो बहुत अच्छा इंसान है जिसका नाम सलामत है, और आप पूरी कॉलोनी से पता कर सकते हैं कि सलामत भाई कैसे इंसान थे और अब वो किधर हैं, आप पता कर सकते हैं। लोग तो हमारे ऊपर भी शक करते हैं, हम उसके छोटे भाई हैं। आप पे क्यों शक करते हैं? हम पे इसलिए शक करते हैं कि हम उसके छोटे भाई हैं, हो सकता है भाइयों ने अगवा कर दियो। और मेरे भाई की 6.5 मरला ज़मीन भी है जो कि मेरे वालिद साहब के नाम पे। अच्छा। ये बात मैं पुलिस वालों को भी बता चुका हूँ कि सर आप क्या करते हैं? मैं भी रंग का काम करता हूँ। उसके साथ इस्लामत के साथ ही? इस्लामत के साथ भी करता था और भी कई ठेकेदारों के पास। तो आप यानी 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, आपको क्या लगता है आपके भाई को क्यों अगवा किया गया? कुछ तो पता आपको कोई तो समझ होगी ना कि किस वजह से अगवा किया गया? इन पैसों के लिए किया गया है, या भाभी आपको सही बता सकती है, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि 6-7 दिन के बाद मुझे पता चला। अच्छा, ये बच्चे हैं? ये मेरे भाई के बच्चे। बेटा आप बताएं क्या? आपकी बड़ी मेहरबानी सर, मैंने जो कहा है आपको सच कहा है।
बेटा आप बताएं क्या वाकया क्या हुआ? ये तो कह रहे हैं कि इनको 6-7 दिन के बाद पता चला है, हुआ क्या था? ये नीचे रख दें। जी, मेरे पापा काम करने के लिए गए थे तवक्कल के घर। तो इन्होंने हमें कहा कि तुम्हारे अब्बू उधर नहीं गए, तुम्हारे अब्बू शेखुपुरे गए हैं। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारे अब्बू शेखुपुरे चले गए हैं। फिर इन्होंने कहा 2-3 दिन गुजरने के बाद इन्होंने कहा वो अब सियालकोट चले गए, तुम्हारे अब्बू का फोन खराब हो गया है। उन्होंने मुझे किसी के फोन से फोन करके बताया कि मैं सियालकोट में हूँ। ये तवक्कल आपको कहता रहा? जी, ये तवक्कल। और तवक्कल है कौन? तवक्कल मेरे पापा के फुफ्फीजाद भाई हैं। तो आना जाना काफी ज्यादा? जी, काफी ज्यादा था। उधर मेरा रिश्ता तय हुआ था, इसलिए इधर आना जाना उठना बैठना बहुत ज्यादा हो गया था। तो उनके पास हमारे पैसे भी पड़े हुए थे, तो उन्होंने इसी वजह से पापा को अगवा कर लिया और वो माने नहीं रहे। चाचा कह रहे हैं कि उनके पास 4-5 लाख रुपया था। जी। तो वो उन्होंने आपकी शादी के लिए रखा हुआ था? जी, मेरे पापा ने हमारी शादी करनी थी बकरा ईद के बाद, उससे पहले पापा को मौके पे अगवा कर लिया गया। 3 महीने आप हो लोगों गए। को कैसे पता चला कि अगवा कर लिया गया? वो हल्के हल्के करके बातें निकलने लगी। हमें तफ्तीशी ने कहा कि तुम्हारे अब्बू का CDR फूल नगर में बंद हुआ है, और वहाँ की आखिरी लोकेशन आई है जहाँ मेरी सुतेली माँ के रिश्तेदार रहते हैं, और हमारा फूल नगर में कोई नहीं रहता। तो फिर इसका मतलब आपकी सुतेली जो वालिदा हैं वो भी मुलविस है इस अगवा में? जी, हमने इनके नाम अब दर्ज करवा दिए हैं और पुलिस इसके आगे कार्रवाई अब करने लगी। पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी इस केस पर। तो आपको क्यों लगता है कि आपकी वालिदा यानी वो आप लोगों के साथ रह रही थी? कितना अर्सा पहले आपकी वालिद ने दूसरी शादी की थी? मेरे अब्बू ने 5-6 साल पहले इनसे दूसरी शादी की थी। मेरी पहली अम्मी का इंतकाल हुआ है। तो वो आपके साथ ही रहती हैं दूसरी वालिदा आपकी? जी, हमारे साथ रहती हैं। तो फिर आपको क्यों लगता है कि आपकी वालिदा आपके वालिद को अगवा करेंगी? इनकी 3 महीने से लगातार घर में लड़ाइयाँ भी हो रही थी बहुत ज्यादा, और अच्छा नहीं समझते थे एक दूसरे को। और इनके ये खुद अपने मुंह से कहती है मेरे नाजायज ताल्लुकात हैं। किसके साथ? तवक्कल के साथ। तवक्कल को ये आपकी अम्मी कैसे जानती हैं? वो उधर पापा और ये दोनों खुद जाया करते थे उधर मिलने जुलने रिश्तेदारों के घर, तो वहाँ से इनकी मुलाकात हुई। तो आपने अपनी वालिदा से पूछा कि किधर है वालिद साहब, तवक्कल किधर है? वो कहती है पहले मुझे पता था तुम्हारे अब्बू किधर है, अब नहीं पता। और ये शुरू दिन से हमसे झूठ बोलती रही हैं। क्या? कि तुम्हारे अब्बू पहले काम करने गए थे शेखुपुरे में, और तवक्कल ने कहा कि तुम्हारे अब्बू ने शायद दूसरी तीसरी शादी कर ली होगी, इसलिए नहीं वो आ रहा। वो अपनी मर्जी से गया, जहाँ भी गया अपनी मर्जी से गया। तो आपकी पुलिस वालों से मुलाकात हुई, क्या पता हो सकता है आपके वालिद साहब अपनी मर्जी से चले गए हों? सर, जिधर भी हम मेरे अब्बू को ढूंढ के लाते, पता नहीं किस हाल में है। वो जैसे भी जिधर भी बैठे हमें बस बराबर करके दे दे। वैसे उनकी रोजाना रूटीन क्या थी? पापा हमारे बगैर नहीं रहते थे, वो इधर कॉलोनी में सिर्फ काम करते थे, और कोई दिन ऐसा नहीं गया हमारे अब्बू हमसे दूर काम करने गए हों। रोजाना सुबह वो काम पे जाते थे, फिर शाम को वापस आ जी, जाते? शाम को मगरिब से पहले हमारे घर आ जाते थे पापा। कोई आपको उन्होंने अगवा होने से पहले बताया कि किसी के साथ उनका कोई मसला वगैरह हुआ? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं है। मेरे अब्बू बहुत अच्छे इंसान हैं, उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। वो तो जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और किसको पहुंचाना है तो सर? ये जो पैसों वाली बात है, ये किस किस को पता थी कि आपके वालिद के पास 5-7 लाख रुपया? ये मेरे बस चाचू को और उस तवक्कल को पता थी, उसके अलावा किसी को नहीं पता। तवक्कल को कैसे पता थी? उधर पापा उसकी दोस्त थी, उसके साथ बहुत थी पापा की, और वो पापा हर छोटी से छोटी चीज उसके साथ शेयर करते थे। चाचों के साथ कोई बात नहीं शेयर करते थे, और चाचों से भी दूर दूर पापा रहने लग गए थे। चाचू अलग अलग यहाँ पे लाहौर में रहते हैं, एक चाचू मेरे डिफेंस में रहते हैं, और एक यहाँ पे और फिरदौस मार्केट, और एक यहाँ पे सर्विस से क्यों दूर दूर रहते थे? उसने तवक्कल ने दुश्मनी डाली थी। उन्होंने कहा तुम्हारे भाई तुम्हें अच्छा नहीं समझते, और बस ऐसे ऐसे बातें करके मेरे अब्बू को बस इनसे दूर करते रहे। अभी जैसे आपके चचा खुद ही कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी लोग शक कर रहे हैं, इनके ऊपर क्यों शक कर रहे हैं? आप लोगों को भी इनके ऊपर शक है? नहीं, हमें हमारे चाचों पे कोई शक नहीं साहब। हम पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे चाचू का सहारा है हमारे ऊपर। यही हमारे लिए मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं। हमारा ये इन्होंने हमारे सिर पे हाथ रखा। ये मेरे अब्बू के दुश्मन नहीं है, मेरे अब्बू के दुश्मन वही है, डाटे के हिसाब से भी, पुलिस के हिसाब से और हमारे हिसाब से। आप सबके आगे हमारी गुजारिश है, मेरे अब्बू को तलाश कर दें। जिस हालत में भी है, 3 महीने हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान और DIG और CCPO लाहौर से हमारी गुजारिश है कि मेरे अब्बू को कहीं से भी बरामद करवा दे। बेटे आप बताएं, आप भी घर में थी जब ये वालिद साहब से आखिरी दफा? इसको नीचे रख लें।
आपको क्या पता है? यही पता है जो बहन को पता जी है? मुझे यही पता है। आपकी भी शादी होने वाली थी? जी मेरी भी होने वाली थी। तो वालिद साहब आपसे शादी वगैरह के बारे में बात करते थे? जी पापा बात करते थे और साथ में आखिरी दिन पापा ने यही कहा था कि मैं इनके घर पेड करने जाऊंगा और उसके बाद पापा किसके ने घर? तवक्कल के घर, और आधे या 1.5 घंटे बाद मैं आ जाऊंगा। और मामा ने कहा कि पापा कह रहे थे कि मेरा इंतज़ार ना करना, मैंने नहीं आना। तो साथ में अगले दिन ये आ गया था तवक्कल। तो साथ में कहता कि मैंने कहा कि तुम्हारे अब्बू को मैं चपेट मारूंगा, ये मेरा कभी फ़ोन उठाता नहीं है। तो साथ में ये हमें कहते किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बताना, तुम्हारे चाचू मार देंगे। मैं आपके अब्बू को 2 दिन में ढूंढ लाऊंगा, कोई भी नहीं ढूंढ सकता, मैं ही ढूंढ सकता हूँ। तो हमने कहा आप हमारी मदद कर दें। फिर मेरे चाचू को आके मारा भी था उन्होंने। फिर हमें धमकियाँ देता था। फिर क्या? कहता मैं तुम लोगों को पुलिस में करा दूंगा, तुम लोग झूठे पर्चे कराओगे तो मैं भी करा तो आप दूंगा। लोगों को तवक्कल के ऊपर कभी कोई शक नहीं हुआ कि इसने आपके वालिद साहब को हो सकता है अगवा किया हो? हमें इन पे ही शक है क्योंकि इन्होंने पहले भी काफी ऐसे नहीं, लेकिन आप जैसे आपकी बहन भी कह रही है कि वो तो आप लोगों के साथ वालिद को ढूंढता रहा आप लोगों से, तो फिर आप लोगों को शक कैसे हुआ उस पर? पहले ढूंढते तो रहे हैं, फिर बाद में इनकी हरकतें वैसी हो गई थी कि इनको कोई फिक्र नहीं है अपने काम मसलों में। जैसे इनके साथ पापा का उठना बैठना ज्यादा था तो इन्हें हमसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए थी, तो इनको वैसा कुछ भी नहीं है और अपनी मस्तियों में लगे रहते थे। चाचू को जब मारा तो फिर कहता कि मैं ही ढूंढ सकता हूँ सलामत को, तो कोई दुनिया की कोई चीज नहीं ढूंढ सकती। तवक्कल रहता किधर है? लाहौर में रहता है? जी मुल्तान में रहता है। मुल्तान में रहता है। पुलिस ने आप लोगों को कुछ बताया है कि अभी तक पुलिस ने क्या किया तलाश करने के लिए, क्या हो रहा है? पहले तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, अब पुलिस ने आए हैं तो वो करेंगे इंशाल्लाह। आपकी वालदा किधर होती है? इधर आपके साथ ही रहती जी है? हमारे साथ ही रहती हैं। जब ये आपकी जैसे बहन बता रही है कि उन्होंने बताया कि उनके तवक्कल के साथ ताल्लुकात वगैरह थे, तो उनसे आपने कुछ पूछा वगैरह, उन्होंने मजीद क्या बताया? मामा ने कहा है कि मैं और ये मिले हुए हैं, हम सब ने मिल के प्लान बनाया था कि हम इसे गुम करके इसकी पैसे भी खा जाएंगे, और साथ में इनको गुम कर दिया है। साहब जी हमारी मदद करें, हमारे अब्बू को जल्द से जल्द तलाश कर दें। आप बच्चियों की गुफ्तगू सुन रहे हैं और मुदई की भी आपने गुफ्तगू सुनी है कि जो इनके वालिद हैं वो तकरीबन 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है कि वो लापता हैं। इन्होंने अगवा का मुकदमा भी दर्ज कराया है और इनको शक है कि इनके वालिद के दोस्त जिनके घर वो काम करते थे तवक्कल उसने किया होगा। और एक नई चीज़ इन्होंने बताई कि इनकी वालदा के तवक्कल के साथ ताल्लुकात भी थे और उन्होंने प्लान बनाया हुआ था और वालदा यहाँ भी रहती हैं। इनकी वालदा से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस बारे में क्या पता है और तवक्कल को वो कैसे जानती हैं। सलामत की अहलिया जिनके ऊपर उनके बच्चे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इस केस में मुलव्वस हो सकती हैं, या जो तवक्कल जिसका नाम वो बार बार ले रहे हैं वो उन्होंने इनके जो सलामत की पहली बीवी में से बच्चों उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनके सलामत के दोस्त तवक्कल के साथ ताल्लुकात भी थे, इनसे जानते हैं और इनका नाम भी आ रहा है, इनसे जानते हैं। आपका नाम? हिना। हिना, आपकी सलामत के साथ कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 7 साल। 7। आपको पता था सलामत की पहले शादी है, बच्चे वगैरह? जी फोत हो गई थी। पता था आपको? जी। अब आपके सलामत में से कितने बच्चे हैं? 1। आप भी पहले शादीशुदा थी? नहीं। तो सलामत से कैसे शादी हुई? साहब जी मैं धंधे से आई हूँ और तवक्कल ने ना मुझे ख़रीदा था, तो तवक्कल से सलामत ने ख़रीदा, तो 30,000 में से मैं ख़रीदारी में आई हूँ। सलामत ने आपको? तवक्कल ने ख़रीदा था अपने लिए। अच्छा। अपने कारोबार के लिए। लेकिन सलामत ने कहा कि मेरी बीवी फोत हो गई है, बच्चों के लिए मुझे दे दो। 30,000 में मेरे शोहर ने मुझे ख़रीद लिया तवक्कल से। तो मेरे साथ शादी वगैरह की, उसके साथ मेरे नाजायज़ ताल्लुकात थे और 9 लाख रुपए मेरे शोहर का था और मेरे साथ फ़ोन पे राब्ते वगैरह भी होते रहे हैं तवक्कल के? जी। अच्छा। होते रहे हैं मेरे शोहर के बाद फ़ोन पे राब्ते वगैरह होते रहे हैं। मेरे शोहर ने ना इनकार कर दिया। उसके बने की तरफ मेरी ना बच्ची की मंगनी हुई है, शादी होनी थी तो इनकार कर दिया। 7 साल पहले शादी हुई तो आपकी बच्ची इतनी बड़ी कैसे हो गई? आशा अच्छा, जो पहली बीवी में से अच्छा। जो बची है ना उसकी उधर शादी होनी थी, इनकार कर दिया। उस लड़के का बैठना उठना बहुत गलत था, तो मेरे शोहर को पसंद नहीं आया तो उसने इनकार कर दिया। इनकार की वजह से तवक्कल ने कहा कि ना सलामत वो इसके बगैर रह नहीं सकता, आतिफ इसके बगैर रह नहीं सकता, तो हम ना सलामत को सैर पे कर देते हैं। 9 लाख रुपए भी है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, 9 लाख रुपए हमारे पास है, इन बच्चियों को बेच देंगे। तवक्कल ने कहा इन बच्चियों को बेच देंगे, जो बड़ी बच्ची है उसका निकाह कर देंगे।
तो हम सुकून से ना बैठ जाएंगे, इस्लाम को इस रास्ते से हटा देते हैं, इस्लाम नहीं तो मानेगा। ये सारा प्लान आपको पता था? जी सारा पता था। तो आपके तो बच्चे थे, उसने आपको शादी की आपके साथ और आपको रखा हुआ था, तो फिर आपने अपने शौहर के खिलाफ ही क्यों प्लान बनाया? साहब जी वो इनकार करता था, वो उस तवक्कल ने कहा कि इस लड़कियों के साथ ये राब्ते वगैरह करता है तो सलामत, तो ऐसे बहकाता रहा मुझे, इस वजह से साहब जी तो फिर मैंने अगवा कैसे किया, किसने अगवा किया? साहब जी तवक्कल, उसकी माँ, आतफ और मैं और उसकी बीवी। क्या किया आप लोगों ने? उसने साहब जी जब मैं घर में थी ना तो वो सलामत को उसने फ़ोन पे बुलाया कि सलामत ना मेरे, इस घर में थी आप? हाँ मैं इसी घर में थी, तो सलामत को बुलाया कि मेरे घर में ना पेंट करने आओ बेड का। तो वो पेंट करते थे, बेड का पेंट करने गए हैं, तो उन्होंने उधर ही से ही ना उसे गायब कर दिया। मैं घर में थी, उन्होंने कहा कि बच्चों के पास तुम रहना, तो तुम पैसे ना किसके पास थे? तवक्कल के पास थे, क्योंकि मेरे शोहर ने जो 5 लाख था ना वो बैंक में था, तो बैंक में से निकलवा के तो बाउंड लिए, जो पैसे बाकी बचे ये इनामी वो बॉन्ड उन्हों के होते हैं? घर में। जी अच्छा। वो भी 80 हमारे पास हैं, 20 उसके पास हैं, और बाकी पैसे हम उसके पास हैं। और जो 4 लाख रुपए हमारे घर में था ना, 9 लाख और पूरा था, जो 4 लाख रुपए हमारे घर में था वो उसने मेरे से ले लिया। तो ये बच्चियों को बेचने का प्लान किसका था? ये भी तवक्कल आपका? का। तो आप बीच में क्यों शामिल हुई? आप तो उनको बच्चियों की तरह पाल रही थी, सारा कुछ ठीक था, तो फिर आप इस प्लान में बच्चियों को बेचने के, उसको अगवा करने के, उससे पैसे लेने के प्लान में क्यों शामिल हुई? साहब जी वो मेरे से शादी करना चाहता था। नहीं, अभी आप ये किसी के डर में आके ये बात कह रही हैं या नहीं वाकई? साहब जी वाकई यही है। तो फिर ऐसा ही है। पुलिस ने आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया अभी तक? साहब जी वो जो आदमी है वो अकेला मुझे सारा कुछ कह रहा है कि ये इसने ही किया है, तो मैंने उनको कहा है कि मेरी भी कार्रवाई करें। मैंने किया है तो मेरे में से मेरा शोहर निकलवा लें, लेकिन है इसके पास ये शोहर, तो इससे निकलवा जिंदा के इन है? बच्चों को दें। जिंदा है अभी? साहब जी उसके बाद ये बात हुई कि मैंने मीडिया पे ना इसका नाम ले लिया, मैंने तवक्कल अपना का? नाम छोड़ के ना इसका नाम ले लिया कि ये इसने ऐसा सारा कुछ किया है, ये मेरे खिलाफ हो गया। और नहीं, अभी आपका शौहर अब जिंदा है, कहाँ पे नहीं, है? उसके बाद राब्ते ही नहीं है, तवक्कल के साथ राब्ता ही नहीं है, वो मेरे ऊपर सारा डाल रहा है उसके पास है। माँ जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਮਾਈਕ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ 'ਚ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੁਣੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? 4-5 ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਰਵਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਤਵੱਕਲ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਤਾ ਲਵੋ ਕਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕ ਪਤਨ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ, तो ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੇ? मैं मेरे जी गुजारिश है वजीर पाकिस्तान ते जी खुदा वास्ते इल्तिजा है, मेरा बेटा मैनू लब ते दिता है। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਨੇਵੇਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਵਗੈਰਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਜ਼ਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਵੱਕਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਨੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ करना, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਲਿਆ ਦੇ। तो ये आपने पुलिस को सारी बातें बताई हैं? जी मैं परसों बता के आई हूँ। ये आपने पुलिस को ये भी बताया कि आपको खरीदा बेचा गया है? जी उसने खुद आके तो मेरे ये धंधा से ये मेरे से कागज वगैरह लेके गया साहब ये जी। लाहौर में ये धंधा होता है कि औरतों को खरीदना बेचना? साहब जी ये 7 साल पहले कहाँ से खरीदा था आपको? कहाँ? काने से। काने में आप किसके पास होती थी? काने रमजान कोई आदमी था, वहाँ थी मैं। आप ऐसे कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पुराने काने में। पुराने काने की रहने वाली? वालिद वालिदैन वहाँ पे रहते थे? जी वहाँ ही रहते थे। तो फिर आप इस धंधे में कब आई? साहब जी कोई लड़का था, उसके लिए वो रक्शे वाला मुझे गवाह करके ले गया था, तो उसने मुझे बेचा तवक्कल के पास। तवक्कल ने मेरे शोहर तो को रिक्शे वाले ने आपको अपने पास कितना अरसा रखा? 1-2 साल अच्छा, फिर रखा है।
फिर इस तवक्कल को दे दिया। 30,000 का? नहीं जी, ये 500 में से ये कह रहा है जी, लेकिन नहीं, इसने 500 में नहीं खरीदा, इसने 10,000 में मुझे खरीदा है। अच्छा। और मेरे शोहर से 30,000 रकम लेके मुझे दिया। शोहर को? हाँ। तो आपके वालिदैन वगैरह कभी नहीं आपसे मिले? साहब जी इतना राब्ता वगैरह नहीं है, वो मेरे पीछे इतना नहीं आते। आप ये सारी कार्रवाई सुन रहे हैं कि एक शख्स जिसका नाम सलामत है वो फैक्ट्री एरिया के इलाके से अगवा हुआ है, उसके बच्चे वगैरह जो हैं उसको तलाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सौतेली वालदा है, आप उसका बयान सुन रहे हैं कि वो कहती है कि मेरे दोस्त और यानी इनके मुश्तरका जो दोस्त हैं तवक्कल, उनके साथ मिलके उसकी दूसरी बीवी ने ये सारा प्लान बनाया है और अब उनको नहीं पता कि तवक्कल कहाँ पे है, इनका शौहर कहाँ पे है। और आपने बूढ़ी माँ की गुफ्तगू भी सुनी, वो कहती हैं कि उनको तो सिर्फ अपना बेटा चाहिए। बच्चियों की आपने दुआएं सुनी कि वो कहते हैं कि उनका बेटा जो है उनको बाजियाब करा के दिया जाए। तमाम चीज़ें जो है शरीक मुलजिम जो उनकी दूसरी बीवी है अगवा होने वाले सलामत की, वो सारा कुछ बता रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की जानिब से कार्रवाई ना करना जो है लम्हे फिक्रिया है। जिस केस के ऊपर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने मुद्दई और बच्चों की उस अगवा होने वाले शख्स के बच्चों की गुफ्तगू सुनी। इंतहाई गंभीर सा मामला दिखाई देता है कि दूसरी बीवी जो है वो अपने मुंह से इस चीज़ का एतराफ़ कर रही है कि वो ना सिर्फ मगवी के दोस्त के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखती है, बल्कि अगवा में भी उसने अपना किरदार अदा किया है और ये सारा कुछ पैसों की लालच में हुआ है। इस किस्म के वाक़यात हमारे मुआशरे में ना सिर्फ तवातर से रोनुमा होना शुरू हो गए हैं, बल्कि लोग इसको अब ओन भी करते हैं। आपने उस औरत का बयान सुना, वो डंके की चोट पे कह रही है कि उसने नाजायज़ ताल्लुक़ भी रखा हुआ था दोस्त के साथ और अगवा करके वो पैसों को हथियाने का प्लान भी बनाया हुआ था, जिसके अंदर वो किसी हद तक कामयाब हो गई, लेकिन बाद में उसका दोस्त तवक्कुल जो है वो गायब हो गया, जिसकी वजह से सारा ब्लेम जो है उसके ऊपर आ रहा है। हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहिबा मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने ओपनली क्यों आना शुरू हो गए हैं। क्या ये किसी क्लास तक महदूद हैं या कोई भी इसको कर सकते हैं? और ये जो उसके अंदर एक अजीब सा गंद यानी एक अजीब सी चीज़ें जो हैं वो रूनुमा होनी शुरू हो गई, इनकी क्या वजह है? डॉक्टर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पहले होते थे या अभी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए? ये वजह क्या है कि इतनी तवातर से ये? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं ये मेरा ख्याल में हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि हमेशा से ये एक चीज़ रही है, फिनोमिनन, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि सैटिएशन हो जाती है किसी चीज़ को, जो है आप बहुत देर तक देखें या आपके पास ज़्यादा देर रहे तो उसकी वो वर्थ नहीं रहती। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन पहले ज़मानों में ये होता था कि सोशियो कल्चरली भी, इवन कि यूरोप में भी इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता था, लेकिन हमारे माशरे में तो कोई सोच नहीं सकता था। अगर कोई होता भी था ऐसा, तो एक तो ये था कि कोई फैसिलिटेशन के फैक्टर्स नहीं होते थे, जैसे कि मोबाइल्स नहीं थे और लोगों का आना जाना नहीं था, लोगों की जो है रसाई सोशल मीडिया की तरफ इतनी नहीं थी, तो वो एक लर्निंग थ्रू मॉडलिंग भी आनी शुरू हो गई। अब आप देखें कि बहुत से हमारे टीवी ड्रामाज में ये चीज़ बहुत ओपनली दिखाई जा रही है, इसको बहुत ग्लैमरसली प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जहाँ से जो है वो बुराई की जड़ बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो अब अपने बच्चों को की अपब्रिंगिंग पे उस तरह तवज्जो नहीं दे रही। तो ये और मुतअद्दिद फैक्टर्स हैं कि लोग जो हैं इस चीज़ को अब इसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू हो गए हैं, और क्योंकि वो अपने आप को बाहर के कल्चर के साथ जब आइडेंटिफाई करते हैं, जब बाहर की चीज़ें देखते हैं, तो वो समझते हैं कि ये नॉर्म है। हालांकि ये हम अगर रिलीजियसली भी देखें, सोशियो कल्चरली भी देखें, तो ये कभी भी सब कॉन्टिनेंट का नॉर्म नहीं था। डॉक्टर साहब, जिस क्लास के अंदर ये केस सिस्टम रोनुमा हुआ है, जिस क्लास के ऊपर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पुअर क्लास है, यानी डेली वेजेस 10-15 हज़ार रुपये की मुलाजमत करते हैं और गुसर बसर करते हैं किराए के मकानों में, या जो जिनके घर काम कर रहे होते हैं उनके क्वार्टर्स में रह रहे होते हैं, फ्लैट यानी सर्वेंट क्वार्टर्स में रह रहे होते हैं। उसके बावजूद ये इस किस्म की कैसे, यानी अब ये औरत जो है
शादीशुदा है, 7 साल पहले इसकी शादी हुई है, दूसरी शादी इसके शौहर ने की, सारा कुछ उसको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दोस्त के साथ उसने अफेयर रखा और बाद में फिर उसको अगवा भी करने में मदद की ताकि पैसे अदा सकें। देखिए इस केस के अंदर तो उमर स्पेसिफिकली वो खातून जो है उसने ये बताया है कि वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती, ठीक है। तो वो जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, देखें जो बचपन में बच्चे की अपब्रिंगिंग की जाती है, जिस तरीके से उसको सिखाया जाता है, वो बहुत लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स होते हैं और वो चीज़ें बंदा छोड़ता नहीं है। वो कहते हैं ना, वो रिवर्टिंग बैक टू द ओरिजिन बंदा जाता है। तो इस केस में तो यही लगता है कि उसकी जो लर्निंग थी वो आम औरतों से डिफरेंट थी और जब वो ऐसे माहौल से पली बड़ी और हालांकि उस शख्स ने उसको इज्जत दी, उससे शादी की, तो उसने उस चीज़ को जो है वो बजाय ये कि तशक्कुर करने के, ग्रैटिट्यूड शो करने के, वो वापस अपनी जिस ओरिजिनलिटी पे जिस तरह की उसकी अपब्रिंगिंग हुई उसी फेज़ में दोबारा चली गई। तो मेरा ख्याल में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और इस तरह के माशरे में अगर किसी खातून को अगर कोई इतनी इज्जत देता है तो उसको इस चीज़ को बल्कि अपने साथ लेके चलना चाहिए था, उसको एक अपनी अच्छी फैमिली की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप नहीं होता। आज ये मैं ओपनली कह रही हूँ क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि इस तरह के रिलेशनशिप्स टाइमली तो आपको स्ट्रेस रिलीवर हो सकते हैं, टाइमली तो आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं, कंटेंटमेंट, मगर इन द लॉन्ग रन इन चीज़ों से कभी भी कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता। डॉक्टर साहब, जिस तरह से वो औरत अपने मुंह से ये एतराफ़ कर रही है कि उसको पहले एक शख्स ने 10,000 रुपये का ख़रीदा, फिर जिससे उसने शादी की उसने 30,000 का ख़रीदा और वो यानी मकरू धंधे में मुलविस भी रही है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है, अपने शोहर को बिट्रे करती है, उसके पैसों के ऊपर नज़र रखती है और दोबारा जिस शख्स ने उसको 10,000 रुपये में ख़रीदा था उसी के पास जाने के लिए अपने शोहर को अगवा तक करवा देती है। नॉर्मल इंसान का बिहेवियर है? देखें ये पैथोलॉजी तो है एक तरह की। अब परवर्जन होती है ना, जब भी आप इस तरह के लोग जो होते हैं उनमें लो सेल्फ एस्टीम भी होता है। देखें उसकी क्या नफ्सियात बनी होगी अगर एक ऐसे इलाके से वो बिलोंग करती है जिसके अंदर ना कोई माँ ना बहन ना कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं डेवलप होती, कोई एथिक्स नहीं डेवलप होते। तो ऐसे बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनके माइंड में राइट और रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो हर चीज़ जो है उनके लिए ग्रीड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनकी सेल्फ एस्टीम भी नहीं डेवलप हुई होती। तो जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम नहीं होती, जो लोग इस तरह के अपब्रिंगिंग जिनकी हुई होती है, उनके लिए डिसवेड करना, उनके लिए एक से दूसरे पे जाना कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि उनके अंदर अपनी वो कह लेना कि एक तरह का सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। तो वो और इस तरह के फैक्टर्स जो हैं जो बचपन में महरूमियाँ रही होती हैं वो बड़े होके भी इंसान को फिर इस तरह के बिहेवियर्स की तरफ लेके आती हैं। अच्छा, उस औरत ने अपने जिसके साथ जो आशना था उसके साथ ये भी प्लान बनाया था कि जो उसके शौहर की पहली बीवी में से बेटियां, जवान बेटियां हैं, उनको वो बेच देंगे और इसी तरह का मकरू धंधा करवाएंगे। क्या कोई इंसान अगर इस तरह की ज़िंदगी से आए और जैसे आपने पहले भी कहा कि नहीं निकला जाता, लो स्टीम होती है, वापस वो उस तरफ जाते हैं, तो ये दूसरों को उसके अंदर मुलविस करने के लिए प्लानिंग करना ये नॉर्मल है या ये सिर्फ वो अपना कोई गुस्सा निकाल? जी वही मैं बात कर रही हूँ कि देखें राइवलरी है इसमें क्योंकि उसकी जवान बच्चियाँ, ये एक राइवलरी फैक्टर भी आ जाता है और इसमें जेलसी फैक्टर भी हो सकता है कि वो खुद फेस करती रही है, वो या तो वो शख्स बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ देता है या कई दफ़ा वो उस चीज़ का बदला लेता है, माशरे से बदला लेता है। तो अब उसके पास बदला लेने के लिए सबसे ईजी आउटलेट यही था कि जो बच्चियाँ थी उसके पास, तो वो उसके माइंड में रहा और वो क्योंकि इस केस में ऐसे लग रहा है कि वो कभी भी एक नॉर्मल माशरे की तरफ आई ही नहीं खातून। वो हमेशा अपने जो पास्ट, जो उसकी बचपन की अपब्रिंगिंग थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी। और फ्रॉइड ने भी यही कहा है कि जो आपके इनिशियल ग्रोइंग ईयर्स में आपकी पर्सनालिटी बच्चे की बन जाती है, बहुत मुश्किल होता है कि आप उस पर्सनालिटी से बच्चे को चेंज कर सकें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हमने प्रोग्राम के यानी आपके इंटरव्यू के बिल्कुल शुरू में कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं,
इस चीज़ की रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? कैसे ये चीज़ जो है, क्योंकि हमारे माशरे की तो ये चीज़ नहीं है, इसमें एक्सेप्टेंस भी नहीं है। जी देखिए, किसी भी माशरे की ये चीज़ बेसिकली किसी भी रिलीजन की ये चीज़ नहीं है, ठीक है। बिट्रेयल या ब्रेकिंग द ट्रस्ट किसी भी माशरे में बच्चे जब बच्चों में जब बढ़ रहे होते हैं तो पेरेंट्स को उनके अंदर ट्रस्ट क्रिएट करना चाहिए। पेरेंटिंग के स्टाइल्स चेंज होने चाहिए। अब हमारी जो हम देख रहे थे पहले कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती थी, नहीं तो नहीं, लेकिन अब ये है कि अब एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों की, फैमिली की, मियाँ बीवी की। जब ये कनेक्टिविटी ख़त्म होनी शुरू हो जाती है तो तब इस किस्म की बुराइयाँ जन्म लेती हैं। तो मेरा ख्याल में हमें अपने घरों के माहौल को हमें देखना चाहिए कि हम अपने घरों में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितने कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से फैमिली मेंबर्स, उतने चांसेस कम होते हैं कि इस किस्म की जो है कोई भी बुराई जो है वो उस फैमिली के किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े के अंदर आ सके। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राफिया रफ़ीक साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी। पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरत है। हम अक्सर प्रोग्राम्स में यही कहते हैं कि माँ बाप अगर अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेंगे तो वो माशरे के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का भी किरदार आता है, पुलिस का भी किरदार आता है कि इस तरह के होने वाले मकरूह धंधों को, जैसे वो और बता रही है, जो अपनी बैकग्राउंड अपने मुँह से बता रही है, इस तरह के धंधों को अगर रोकें और लोगों को सेफ हेवन दे रहने के लिए, तो वो शायद इस तरह के धंधों में नामुलविस हों। इस केस के अंदर पुलिस क्या कर रही है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो इनके शफात वो औरत कर रही है, उसके बाद कोर्स ऑफ लॉ क्या होगा, ये भी जानते हैं। जिस तरह से आपने मुद्दइयों की गुफ्तगू सुनी और उसके बाद आपने माहिर नफ्सियात की बात सुनी कि मुद्दई जो है वो तो इंसाफ के लिए कोशिशें कर रहे हैं, जबकि माहिर नफ्सियात का कहना है कि पुलिस की भी डेटर्स होने की ज़रूरत है। सज़ाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद ये लोग जो हैं इनकी तादाद में कम होगा और इनको, यानी जब ये खौफ होगा कि सज़ा मिल रही है तो इस तरह के वाक़यात भी कम होंगे। हमारे पास SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मंसूर साहब, पहले तो सरसरी से ये बताइएगा कि ये केस आप लोगों के नोटिस में आया, फिर कुछ दिनों के बाद मुकदमा दर्ज हो गया, अभी इसका स्टेटस क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि जैसे ही इसको केस को रिपोर्ट किया गया तो जो फर्स्ट स्टेप होता है रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस का, कि उस पर फौरी तौर पे FIR दर्ज की गई अंडर सेक्शन 365 PPC। उसके बाद ये है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें इलाके से जांच पड़ताल, खुफिया और एलानिया जो बयानात होते हैं वो, अगर कोई CCTV फुटेजेस अवेलेबल हैं वो, उसके अलावा कॉल रिकॉर्ड्स और टेलीफोन रिकॉर्ड्स एंड कन्वर्सेशन और वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी मदद से जो है वो इसकी जो है वो इनिशियल जो है वो इन्वेस्टिगेशन की गई है। उसके बाद जो है वो जो मुद्दई हैं उन्होंने जिन लोगों पे शक का इजहार किया उनको शामिल तफ्तीश किया गया है और मुद्दइयों ने जो है वो एक शख्स को इसमें बाद में नॉमिनेट भी किया है। उस सिलसिले में यह है कि जो प्रोसेस होता है प्री अरेस्ट बेल का और उसके बाद शामिल तफ्तीश होने का वो अभी जारी है, लेकिन इंशाल्लाह जो भी हकाइक होंगे उनको बिल्कुल उनको सफ़ाई मिसल पे भी लाएंगे, केस फाइल पे भी लाएंगे और इंशाल्लाह केस को कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से मंसूर भाई आपने कहा कि जो मुलजिम है तवक्कल, उसकी 17 तारीख तक बेल है, तो उससे पहले तो पुलिस सिर्फ उसको इंटीमेट कर सकती है, शामिल तफ्तीश होना या ना होना उसका अपना इस्तकाक है जी। लेकिन अभी जब मैं उनके घर गया तो उस अगवा होने वाले की जो दूसरी बीवी है उसने बड़े होशरबा इंकशाफात किए हैं। वो कहती है कि मैंने तवक्कल के कहने पे ये सारा कुछ प्लान किया, हम लोगों ने मिलकर प्लान किया ताकि 9 लाख रुपये उससे हटाया जा सके। और फिर उसका ये भी कहना है कि मुझे तवक्कल से मेरे शौहर ने 30,000 रुपये में ख़रीदा था और फिर मेरी शादी हो गई और फिर बच्चा हुआ। अगर उनके घर का बंदा ही इस तरह का बयान दे दे तो फिर पुलिस की स्ट्रेटेजी अमूमी तौर पे क्या होती है? जी, इसमें उमर भाई यूँ है कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो भी लोग बयानात देते हैं उसके अलावा एक साथ साथ हमारी एक पैरेलल कुछ खुफिया इंक्वायरी भी चल रही होती है। मैं
इस स्टेज पे चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो मैं इसकी केस की कोई बहुत ज़्यादा डिटेल शेयर करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि तमाम जो लोगों के बयानात हैं जो कि रेलेवेंट हैं इस केस के साथ, उन बयानात की रोशनी में, फोरेंसिक एविडेंस जो अवेलेबल है उसकी रोशनी में, इन तमाम की रोशनी में जो है वो इंशाल्लाह इस केस को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मंसूर भाई, इस केस के अलावा लाहौर में अगवा के केसेस एकदम थोड़े से नुमायाँ हुए हैं, आप उसको यानी सहाफ़ती ज़ुबान में मैं कह सकता हूँ कि बढ़ गए हैं, आप लोग कहते हैं कि नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, जो अगवा हैं ये मल्टीपल रीज़न्स की वजह से होते हैं, यानी जो मोटिव्स हैं, अगर हम मेटा डाटा को स्टडी करें, यानी अगर आप 1 साल के 2 साल के अगवा के जो वाक़यात हैं तो उसमें आपको हर किस्म का मोटिव मिलता है। उसमें आपको ज़मीन जायदाद के मसले का मोटिव भी मिलता है, उसमें आपको जिस तरह से खानगी मसाइल हैं ये भी होता है, अगर कहीं पे कोई इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं या इस किस्म के मामलात हैं, बसा औक़ात हमारे सामने वो भी आते हैं। तो डिफरेंट किस्म की रीज़न्स जो हैं वो होती हैं इस मुकदमात के पीछे। साथ ही साथ इन द ड्यू कोर्स हमें कुछ ऐसे मुकदमात का भी पता चलता है जो कि जुर्म की नोयत ज़रा फ़र्क होती है, तो हम उसके हवाले से भी हम तफ्तीश के दौरान हमें पता चलता है कि इसकी नोयत इस तरह से नहीं किसी और तरह से बनती है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं मोटिव्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की नोयत है, लेकिन मैं आपके साथ डाटा शेयर कर लूँगा कि अल्टीमेटली जो है वो मोर देन 95% जो इस किस्म के केसेस होते हैं उनमें मुगवी जो हैं वो बरामद किए जाते हैं और केस को पाया तकमील तक पहुँचाया जाता है। लास्टली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत से केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इस केस के अंदर भी औरत जो है, यानी जो शख्स अगवा हुआ है उसकी बीवी जो है वो तवक्कुल के साथ खुद से कहती है कि वो एक रिलेशनशिप में थी। इस तरह के केसेस बढ़ने की क्या वजह, बतौर माहिर कानून आप क्या समझते हैं क्यों ये बढ़े हैं? देखिए, मैं इसमें पुलिस ऑफिसर से ज़्यादा बतौर एक सोसाइटी के सिटीज़न के तौर पे कमेंट कर सकूँगा। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इसमें जब भी कोई वुमेन रिलेटेड अब्यूज़ के वाक़यात जब हाईलाइट होते हैं, जो कि पिछले कुछ अरसे में कुछ हुए हैं, इससे बाकी ख़वातीन को भी होप मिलती है, उम्मीद मिलती है, जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार ख़वातीन हैं। और ये मसला मिसाल के तौर पे इवन फर्स्ट वर्ल्ड में भी एक बहुत वेल रिसर्च्ड एरिया है डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें ख़वातीन जो हैं वो बसा औक़ात माशरती वजूहात की बिना पे इसको रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। तो मेरे ख्याल में इस किस्म के वाक़यात का एक पॉजिटिव बात यह है कि जब मीडिया पे हाईलाइट किए जाते हैं, सामने आते हैं, तो बाकी ख़वातीन को भी शायद इसमें से एक तरह से होप नज़र आती है कि उनकी ग्रीवियंसेस रिड्रेस हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इस किस्म के वाक़यात की रिपोर्टिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। लास्ट क्वेश्चन, ये फैमिली कहती है कि 2-2.5 माह हो गए इनके वालिद को अगवा हुए हुए और अभी तक बाज़याब नहीं, उसके क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मैं इसमें यही कहूँगा कि एक जितने भी इस केस के हक़ाइक़ हैं, जिसमें से आप कुछ से, चूँकि आप ख़ुद भी इसको देख रहे हैं केस को, कुछ इसमें जो पेचीदगियाँ हैं उनकी वजह से हम अभी तक जो केस है, और जिस तरह मैंने कहा कि कुछ कानूनी वजूहात हैं, जिस तरह बेल्स हैं और ये सारा कुछ है, उनकी वजह से अभी तक जो है वो केस जो है पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि अगर मैं आपके साथ तमाम डाटा शेयर करूं, जो कि मैं बिल्कुल आपके साथ कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ सच केसेस आर ट्रेस्ड, और सारे के सारे केसेस, ऑलमोस्ट सारे केसेस, तो आप कह रहे हैं ये भी तो इंशाल्लाह ये केस भी जल्दी जो है पाया तकमील तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। SSP मंसूर अमान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। जो मगवी के अहल याल हैं वो तो यही कहते हैं कि वो जल्द से जल्द बाजियाब हो जाएं। SSP साहब कहते हैं कि बहुत जल्द वो डाटा शेयर करेंगे और इस केस को भी रिजॉल्व कर लेंगे और जो बंदा है वो मंजर-ए-आम पे आ जाएगा। जबकि खातून के जो बयानात हैं उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की हामिल है कि हमारा फैमिली स्ट्रक्चर जो उसके अंदर इतना बिगाड़ आ चुका है कि एक औरत शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे हुए है, और जब उसने देखा कि उसके शौहर के पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं तो उसने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को ही अगवा करने का प्लान बना लिया, जिसकी वजह से आज जो फैमिली है वो इंतहाई गमों गुस्से की कैफियत में मुबतला है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।